Today we are going to start a new unit. Name is बायोमोलिक्यूल. तो बायोमोलिक्यूल के अंदर बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है. लिपिड्स पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, प्रोटीन्स पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है. तो इसको वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे. देखिए सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें डील करनी है और बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं. देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which are essential for growth and maintenance of living organism are called biomolecules. अब बात करते हैं भाई बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमें स्टडी क्या क्या करना है. देखो सबसे पहले हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और हमें स्टडी करना है लिपिड. मेनली हम लोग ये 4 थिंग्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. लिपिड्स हम लोग डील नहीं करेंगे. देखो तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स, इसमें क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में. और कार्बोहाइड्रेट एक क्या है, बायोमोलिक्यूल है. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. देखो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी. पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप है यहाँ पर. ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. अब कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफिकेशंस करेंगे. तो देखो क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम क्लासिफिकेशंस के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. सेकेंडली हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर. और थर्ड हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. तो क्लासिफिकेशन करना है किसका, कार्बोहाइड्रेट का. हमारे पास यहाँ 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशंस हैं. उनके बारे में हम लोग को वन बाय वन डिस्कस करना है. ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. तो देखिए हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे किस तरह से कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया जाएगा. और एक काफी सिंपल चैप्टर है जिसके अंदर हम थोड़ा बायोलॉजिकल चीजों को स्टडी करेंगे. देखिए सबसे पहले बात आ रही है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. जनरली 3 टाइप्स में क्लासिफाई होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. सबसे पहले हम लोग बात कर लें मोनोसैकराइड्स. सेकेंड वन इज oligosaccharides and third one is polysaccharides. मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड, 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन हुआ. किसका, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. फॉर व्हाट, कार्बोहाइड्रेट.
अब देखो इसमें हमें क्या बात करनी है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस में मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट which upon hydrolysis give no product, मतलब कि हमें प्रोडक्ट ही ना मिले। क्या केस बनेगा उसमें, जैसे हम लोग के पास ग्लूकोज है वहां, ठीक है, और ग्लूकोज के अंदर हमने वाटर ऐड किया तो ग्लूकोज ब्रेक नहीं होता, ग्लूकोज का क्या मिलेगा, ग्लूकोज ही मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, बिकॉज रिएक्टेंट ही क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं क्या है, मोनोसैकराइड, मतलब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा और ग्लूकोज क्या हो गया हमारे पास, मोनोसैकराइड। मोनो का मतलब वन, ठीक है, मोनोसैकराइड। अगर मैं इसमें बात करूं फ्रुक्टोज की तो वो भी मोनोसैकराइड है, इसमें ग्लैक्टोज की बात कर लूं तो वो भी मोनोसैकराइड है, राइबोज की बात कर लूं तो वो भी क्या है, मोनोसैकराइड्स है, ठीक है। मोनोसैकराइड का मतलब ये वाटर में ऐड करने के बाद कोई भी नई यूनिट प्रिपेयर नहीं करेंगे या फर्दर ब्रेक नहीं होंगे। फर्दर ब्रेक नहीं होंगे तो ये ऐसे रहेंगे और ऐसे रहेंगे, तो ये कौन से होंगे, मोनो, मतलब सिंगल यूनिट रहेंगे। अब मैं बात करता हूं ओलिगोसैकराइड को लेकर, तो देखो ओलिगोसैकराइड में हमें क्या बात करनी है, दोज कार्बोहाइड्रेट which upon hydrolysis give 2 to 10, मतलब 2 से लेकर के 10 तक, 2 to 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट। तो टोटल कितने थे, 2 to 10। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, एग्जांपल में आता है हमारे पास सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, रेफिनोज हो गया। ये जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले स्टार्टिंग की अगर 3 की बात करूं मैं, तो इसके अंदर अगर हम वाटर डालेंगे तो हमें 2 ग्लूकोज यूनिट मिलेगी। मतलब कितने हमारे पास, देखो डिसोसिएशन किस पे होगा, 2 पे होगा यहाँ पर। अब सुक्रोज है तो 2 यूनिट मिल जाएंगी, लैक्टोज है तो भी 2 यूनिट, माल्टोज है तो भी 2 यूनिट, लेकिन रेफिनोज है तो कितनी यूनिट होंगी, 3 यूनिट्स होंगे। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं ये जो ऊपर के 3 है वो डाइसैकराइड है। क्या है वो, डाइसैकराइड, मतलब डबल यूनिट दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी कॉम्बिनेशन है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, C12H22O11 है, हम लोगों ने यहाँ पे वाटर ऐड किया, क्या मिला, C6H6 C6H12O6 प्लस में C6H12O6, तो 2 यूनिट्स मिली ना हमें, 2 यूनिट्स का मतलब डाइसैकराइड। क्या हो गया, डाइसैकराइड। मतलब ये जो है इसको हाइड्रोलाइज करने पे 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया ये, और 2 पार्ट्स में ब्रेक होकर के ये हमारे पास कितना है, 2 यूनिट्स मिली, और 2 यूनिट्स मिली तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइसैकराइड। 3 मिलेगी तो क्या बोलेंगे, ट्राइसैकराइड। 4 मिलेगी तो क्या बोलेंगे, टेट्रासैकराइड। इसी तरह से ओलिगोसैकराइड एक कंबाइंड फॉर्म है। अगर यूनिट 2 से लेकर 10 तक मिलती है, 2, 3, 4, 5 जितनी भी मिलेगी अप टू 10, हम उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकराइड्स। क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकराइड। अब बात कर लेते हैं किसकी, पॉलीसैकराइड की। तो पॉलीसैकराइड के केस में क्या होगा, देखो पॉलीसैकराइड में क्या होगा, दोज कार्बोहाइड्रेट which upon hydrolysis give more than 10 यूनिट। मोर देन 10 यूनिट तो हम बोल रहे हैं, अदरवाइज इसमें 100, 200, 300, 2000, 3000 तक यूनिट जाती है। एग्जांपल्स की बात करें तो स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, अगर हम इनकी बात कर रहे हैं तो इनके अंदर ग्लूकोज की 2-2, 3-3 हजार यूनिट होती है एक साथ कंबाइन। अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो कितनी यूनिट देगा, कोई 2000 यूनिट देगा, कोई 200 यूनिट देगा, कोई 3000 यूनिट भी देगा। समझ में आ रही बात। तो ये हमारे पास क्या है, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। एक बार से हम फिर रिपीट करते हैं इसको, क्या हमने स्टडी किया है।
ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने स्टडी किया है किसको, कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट वन इज मोनोसैकेराइड, सेकंड वन इज ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड वन इज पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड को लेकर के। मोनोसैकेराइड में क्या होगा, अगर हम वाटर ऐड करते हैं उसके अंदर तो रिजल्टेंट हमें कितनी यूनिट मिलने वाली, कोई यूनिट नहीं मिलेगी हमें, एज सच वो यूनिट मिलेगी। जैसे ग्लूकोज को वाटर में डाला तो ग्लूकोज ही होगा, वो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज होगा, इट मींस नो डिसोसिएशन। तो हमारे पास एक सिंगल C6H12O6 मिला तो वो होगा मोनोसैकेराइड। क्या होगा, मोनोसैकेराइड। अगर डबल यूनिट्स मिलती हैं डिसोसिएट करने पे तो डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह चलता रहेगा। और 2 से लेकर 10 तक की जो यूनिट है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। अगर डिसोसिएट होने पे 2 to 10 यूनिट मिलेगी तो उस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। अगर हम बात करें 10 से अबो, जैसे जनरल 10 से अबो की हम बात कर रहे हैं, बट पॉलीसैकेराइड के अंदर 200 से अबो होती है यूनिट्स, और अगर इतनी यूनिट्स हमें मिलती हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, पॉलीसैकेराइड। अगर हम लोग बात करें मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, तो ग्लूकोज ले सकते हो आप, आपके पास फ्रुक्टोज है, ग्लैक्टोज है, आयोडोज है, मैनोज है, इस तरह की आप यूनिट्स ले सकते हो जो ग्लूकोज फैमिली के अंदर आती है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड में आता है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो ये कुछ प्रोस्पेक्ट है जो हम लोगों ने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब आगे देखिए, देखो सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, on the basis of reducing behavior। देखो 2 टाइप से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज रिड्यूसिंग शुगर, और सेकंड है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर में क्या होना चाहिए, कैरी फ्री हेमी एसिटल ग्रुप, और सेकेंडली अगर हम बात करें इसमें तो क्या होना चाहिए, फ्री हेमी एसिटल ग्रुप होना चाहिए। और सेकेंड इस केस में बात करें तो हमारे पास रिड्यूस बाय टॉलरेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन। इन चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जैसे एक बार सैकेराइड्स कंप्लीट हो जाएंगे। फ्री हेमी एसिटल ग्रुप क्या होता है, टॉलरेंस, फैलिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं। बाकी अगर फॉर्मली हम बात करें तो हमारे पास ये होता है टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। और फैलिंग सॉल्यूशन की हम बात करें तो जो हमारे पास बात करें कॉपर का सॉल्यूशन होता है ये, और कॉपर 2+ का सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में हम लोग जनरेट करवाते हैं इसको, ठीक है। इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी। तो अभी आप सिर्फ इतना समझो कि कैरी फ्री हेमी एसिटल ग्रुप, फ्री हेमी एसिटल ग्रुप होना चाहिए, और रिड्यूस बाय टॉलरेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर लें कि भाई कौन कौन रिड्यूस हो पाएगा, कौन कौन रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो देखो अगर हम बात करें माल्टोज इजिली रिड्यूस हो जाएगा, लैक्टोज भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम बात करें तो इसमें नो फ्री हेमी एसिटल ग्रुप, यहाँ पर फ्री हेमी एसिटल ग्रुप ही नहीं होता। सेकेंडली हम बात करें यहाँ पर तो not reduced by टॉलरेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन। और नेक्स्ट हम लोग बात करें कि भाई इसमें एग्जांपल कौन कौन से होंगे, तो सुक्रोज आप एग्जांपल ले सकते हो, और पॉलीसैकेराइड भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है। अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा कि हम सुक्रोज ही क्यों ले रहे हैं, इसमें हेमी एसिटल ग्रुप है या नहीं है, तो जब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेंगे तो वहां से क्लियर होगा कि इसमें हेमी एसिटल ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे बात कर सकते हैं, जैसे स्टार्च वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्या प्रोस्पेक्ट है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को क्लासिफाई किया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ
टेस्ट। टेस्ट के ब्याह पर हम लोग किस तरह से अलग करेंगे, दो टाइप होते हैं, स्वीट शुगर और नॉट स्वीट इन टेस्ट, मतलब नॉन स्वीटनिंग शुगर। एक तरह से बात कर सकते हैं हम लोग स्वीटनिंग शुगर, नॉन स्वीटनिंग शुगर, मतलब नॉन स्वीट इन टेस्ट शुगर। तो नेम से ही इंडिकेट हो गया इसका, तो जो स्वीट इन टेस्ट हो वो क्या होगा, स्वीटनिंग शुगर होगा, और जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन स्वीटनिंग शुगर। जितने भी पॉलीसेक्राइड होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नॉन स्वीटनिंग शुगर। एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ठीक है। सेल्यूलोज जनरली कॉटन में, कॉटन मिलता है तो कॉटन स्वीट इन टेस्ट थोड़ा ना होता है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो एनिमल्स हैं उनके ब्रेन में भी मिलता है, और अगर हम बात करें तो मतलब एक तरह से एनिमल में मिलता है ये। स्टार्च की पोटैटो वगैरह के अंदर मिलता है स्टार्च, ठीक है। और स्वीट शुगर की बात करें तो ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, और माल्टोज भी स्वीट इन टेस्ट में हम लोग रख सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो स्वीट और नॉन स्वीट इन टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से हमारा मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और जो हमारे ओलिगोसेक्राइड्स हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना है, और वन बाय वन उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। देखिए, तो बाकी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज फैमिली का कंप्लीट चार्ट होता है जो 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होंगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो सबसे पहले हम लोगों के पास CHO एल्डिहाइड है, और ये हमारे पास क्या है, OH, और यहाँ पर है CH2OH। इसे हम ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड। अभी छोड़ो कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जितनी पॉसिबल है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये 3 मेंबर्ड है ना, 1 कार्बन और सेंटर में सेकंड और ये थर्ड, 3 मेंबर्ड हो गया। अब 3 मेंबर्ड कार्बन से 2 जो बनेंगे वो 4 मेंबर्ड बनेंगे। तो देखो 2 जो है 4 मेंबर्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CHO इसको आपको एज सच रखना है, बिल्कुल एज सच रख लो, ठीक है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको, CH2OH। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट कार्बन पे चेंजमेंट करना है, मतलब एक कार्बन ऐड करना है। अभी 3 मेंबर्ड है, एज सच मैंने राइट डाउन किया। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो फर्स्ट कार्बन है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और यहाँ क्या आ जाएगा H, और यहाँ पर अपोजिट H और क्या हो जाएगा OH। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। क्या बन गई, 4 मेंबर्ड। ये हो गया हमारे पास CH2OH, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ गया, CH2OH। अब 4 मेंबर से हम लोग बनाएंगे 5 मेंबर। जब आपने एक 3 मेंबर से 2 4 मेंबर बना लिया तो 2 से कितना बनेगा, 4। तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, 4 मेंबर से 5 मेंबर की तरफ अप्रोच करने वाले हैं। तो देखो सेम एज सच राइट डाउन कर लो, OH, H, OH, H, CH2OH, ठीक है। अब इस साइड भी सेम एज सच मेंशन कर लो, OH, H, OH, H, और हमारे पास यहाँ पर है CH2OH। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं CHO, H, OH, OH, H और CH2OH। एज सच मेंशन कर लो, CHO हम लोगों के पास है यहाँ पर H, OH, OH, H एंड CH2OH, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अभी 5 मेंबर रिंग हमें प्रिपेयर करनी है, 5 मेंबर चेन हमें प्रिपेयर करनी है। तो देखो क्या करेंगे, OH इस साइड लिखो, H यहाँ पर लिखो। फर्स्ट कार्बन पे क्या करना है, OH इस साइड, H इस साइड। अब क्या करेंगे, H और OH। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, OH और H, और यहाँ क्या हो जाएगा, H और OH। तो हमारे पास एक तरह से ये हमारे पास 3rd मेंबर हो गया, ये 4 मेंबर हो गए, और ये 5 मेंबर हो गए, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज क्या होती है, 6 मेंबर होती है। तो अब हमें ग्लूकोज तक चलना है। देखो अब हम बात करेंगे 6 मेंबर के ऊपर, तो ये भी 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, सब 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे, और ये भी 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हमें करना क्या है, देखो मेनली सेम एज सच हमें राइट डाउन करना है। तो देखो सबसे पहले राइट डाउन कर लेते हैं हम लोग CHO OH 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 CH2OH H H और ये H। सिमिलरली यहाँ पर भी OH H OH, इस तरह से हम लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल एज सच आप मेंशन कर लो H OH OH CH2OH H H और ये क्या हो गया OH CHOH OH OH H। बिल्कुल सेम मेंशन करना है, सिर्फ ऊपर से देख करके हमें प्रिंट करना है बस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया CHO CH2OH OH H और यहाँ पर हो गया OH। बिल्कुल 5 मेंबर्ड एज सच राइट डाउन कर लो, फिर उसके बाद चेंजमेंट करेंगे। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम एज सच मेंशन कर लो H OH CH2OH। बिल्कुल यहाँ पर भी आप सेम मेंशन कर सकते हो H H OH CH2OH H OH और यहाँ पर हो गया हमारे पास OH। ठीक है, तो यहाँ तक हम बात कर लेते हैं, हमने एज सच प्रिंट कर लिया। अब हमें 6 मेंबर बनाना है, तो क्या करेंगे OH फिर H और यहाँ पर H और ये कर देंगे OH। तो OH और यहाँ आएगा हमारे पास H, सिमिलरली अपोजिट कर देंगे यहाँ पर H OH। यहाँ पर भी क्या करेंगे OH H H OH। यहाँ क्या करें OH H H और OH। तो एक तरह से हम सामने देख रहे हैं कि पूरी की पूरी एक मेंबर बन गया है। अब इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, एक बात आपको मैं इंडिकेट कर देता हूँ। सबसे पहले जो लास्ट कार्बन होता है ना, लास्ट कार्बन, जैसे ये लास्ट है लेकिन इससे पहले कंफर्मेशन किसकी है, सिमेट्रिकल। जो एसिमेट्रिकल कार्बन है वो कौन सा है, ये वाला है ना, ये तो एसिमेट्रिकल नहीं है। जो लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन होगा ना उसको हमें देखना है। ठीक है, हम दो चीजें यहाँ पर सीखेंगे, एक तो होता है कैपिटल डी और कैपिटल एल, और एक होता है स्मॉल डी और स्मॉल एल। इनके मीनिंग पता लग जाएंगे हमें यहाँ पर। ये इसका कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी से मीनिंग नहीं होता, ऑप्टिकल एक्टिविटी से इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाएंगे। अगर डी आया तो ये होगा डेक्स्ट्रो, क्या होगा डेक्स्ट्रो। अगर एल आया तो क्या आएगा लेवियो, क्या आएगा लेवियो। मतलब अगर राइट साइड लाइट रोटेट होती है तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट साइड रोटेट होती है तो क्या होगा लेवियो होगा। बट डी और एल आपको बहुत सी जगह लिखे मिलेंगे। तो डी और एल का मतलब होता है जो लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन है, जैसे ये लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन है, इसका OH अगर राइट में है, OH अगर कहाँ पे है राइट में है, तो क्या लिखा जाएगा डी, क्या लिखा जाएगा डी। अब आप एक चीज देखो, सभी लास्ट वालों को चेक करो, क्या है ये, हम लोगों के पास ये लास्ट है, ये भी लास्ट है, ये भी लास्ट है, ये सभी लास्ट है कि नहीं। इन लास्ट के अंदर देखो, सभी लास्ट में आप चेक कर लो, सभी के सभी कौन से हैं डी, डी मतलब राइट साइड में है OH सभी के लास्ट वालों के OH कहाँ पे है राइट साइड में। अगर लेफ्ट साइड होता तो हम उसको क्या बोल देते कैपिटल एल। तो डिफरेंस क्लियर कर लो, कैपिटल डी और कैपिटल एल में क्या डिफरेंस होता है। कैपिटल डी का मतलब OH एसिमेट्रिकल कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन का मतलब होता है कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का मतलब होता है उस कार्बन के चारों तरफ डिफरेंट प्रायोरिटी ग्रुप होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर डी है तो क्या हो गया ये राइट, और लेफ्ट है तो क्या हो जाएगा ये एल हो जाएगा। और ये डी और ये एल ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ये आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी को इंडिकेट करेंगे। और इस डी का मतलब है डेक्स्ट्रो, इस एल का मतलब है लेवियो। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम लाइट पास करते हैं तो अगर राइट साइड होगा तो डेक्स्ट्रो होगा, और लेफ्ट साइड होगा तो क्या होगा ए स्मॉल एल होगा।
ये पूरा का पूरा चार्ट हमारे पास है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनके नाम क्या है, तो देखो यहाँ पर हमने अगर कुछ नेम मेंशन किए हैं और इनके नेम अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो चार्ट है आपके सामने, इसकी भी बात कर लेते हैं। डी एल्डोज फैमिली है ये। डी मतलब कि सभी डी हैं, सभी के सभी क्या हैं, डी है, क्योंकि सभी के लास्ट में क्या है, OH ग्रुप राइट साइड में एसिमेट्रिकल कार्बन पे। एल्डोज मतलब सभी के पास एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ठीक है, और ये एल्डोज फैमिली हो गई। अब पहला जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड है। अब इसी में चेंजमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइथ्रायोज और थ्रायोज। कन्फर्मेशन चेंज होते ही नाम चेंज होगा। राइबोज, एराबिनोज। हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसको भी बता देता हूँ। देखो राइबोज हमें इंपॉर्टेंट है, राइबोज की हम यूज करेंगे RNA बनाने के लिए, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, ये है एराबिनोज, ये है जाइलोज, ये लाइगोज, ठीक है, एलोज, एल्ट्रोज। ग्लूकोज के अंदर देखो, ग्लूकोज के अंदर बेसिकली क्योंकि हमें ग्लूकोज स्टडी करना है। अब देखो हमारे पास अगर हम बात करें कार्बन नंबर 1, 2 और थर्ड पे क्या है, देखो थर्ड को 1 मिनट के लिए छोड़ो, बाकी सभी पे OH 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 एक साइड है और H इस साइड है। तो थर्ड का स्पेशली ध्यान रखना, थर्ड वाले में क्या होगा कि OH और H का कंफर्मेशन चेंज होगा, ठीक है। बाकी सभी देखो मैनोज है, ये ग्लूकोज है, ये आयोडोज है, ये ग्लैक्टोज है। हमें ग्लैक्टोज भी यूज करना होगा, ग्लैक्टोज का भी ध्यान रखना। ग्लैक्टोज में देखो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को ढंग से देखो, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ 4th कार्बन चेंज है इनका। देखो ये 4th कार्बन चेंज है, बाकी एज सच प्रिंट होगा। तो ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये चीज रिपीट करूंगा वहां पर। और टेलोज है, ये सिंपल है, इसके अंदर भी पहला कंफर्मेशन क्या है, चेंज है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे मोनोसेक्राइड, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें हम ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्लोज चेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम हावर्थ प्रोजेक्शन भी स्टडी करने वाले हैं। देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो C6H12O6 होगा, ठीक है। अकर इन स्वीट फ्रूट्स, ग्रेप्स एंड हनी, इनमें जनरली मिलता है, ठीक है। ये एक डेक्स्ट्रोज शुगर, डेक्स्ट्रोज शुगर का मतलब ये ऑप्टिकली जो है वो D होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ऑप्टिकली एक्टिव D होता है उसको प्लस लिख सकते हैं, और जो ऑप्टिकली एक तरह से बात करें ये राइट साइड में रोटेट होगा तो प्लस, और लेफ्ट साइड में रोटेट होगा तो उसको हम लोग माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। स्मॉल d स्मॉल l को हम प्लस और माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है, ये एल्डो हेक्सोज शुगर है। एल्डो हेक्सोज का मतलब काफी क्लियर है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा और 6 कार्बन होगा। कितने हैं, 6 कार्बन। अभी हमने ग्लूकोज के बारे में स्टडी किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वाले कार्बन पे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड H, और हम प्रेजेंट कर लेते हैं कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन नंबर 6 प्रेजेंट कर लिया हम लोगों ने। अब मैंने आपको बताया कि थर्ड कार्बन पे कंफर्मेशन चेंज करना, बाकी सभी जगह सेम रखना, ठीक है। ये हम लोगों ने डी ग्लूकोज फैमिली में स्टडी किया है। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ HOH है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H और OH। रिमाइंड रखने के लिए सिंपल बात है कि थर्ड कार्बन पे चेंजमेंट, बाकी सब सेम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया डी ग्लूकोज। क्या हो गया ये, डी ग्लूकोज। कैपिटल D क्यों लिखते हैं, क्योंकि लास्ट वाला OH कहाँ पर है, राइट साइड में, ठीक है। अब हमें ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। क्या है ये, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, अगर हम लोग बात करें तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, क्लोज चेन में, और क्लोज चेन से हमें कहाँ जाना है, फिर हावर्थ प्रोजेक्शन पे। तो इसके जो कंफर्मेशन, इसकी जो ज्योमेट्रिकल चेंजमेंट है, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है, उसको हमें डिस्कस करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है इसको ओपन चेन की फॉर्म में।
ओपन चेन से हम लोग कहाँ पे चलेंगे, क्लोज चेन की तरफ। तो देखो एल्डिहाइड में यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आया और ये पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन अटैक कहाँ से होगा, इस साइड से होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ से अटैक हुआ तो कार्बन 1 2 3 3 मेंबर्ड चेन बन जाएगी। अगर यहाँ से अटैक हुआ तो मान लो 4 मेंबर्ड बन जाएगी। यहाँ से अटैक हुआ तो जो आपके पास 5 मेंबर्ड, और यहाँ से अटैक हुआ तो 6 मेंबर्ड रिंग में टॉरिजनल स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, और वो एक स्टेबल क्या बनाएगा, स्टेबल कन्फॉर्मेशन तैयार करेगा, स्टेबल ज्योमेट्री तैयार करेगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर HCO नेगेटिव प्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर जो प्लस आया अभी देखते हैं, देखो OH H OH, और यहाँ से जो हमारे पास ये बॉन्ड बना प्लस आ गया। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किस कार्बन को दे दिए, फर्स्ट कार्बन को। तो ये अब क्लोज होने वाली है चेन, और ये हमारे पास क्या है, CH2OH, राइट। अब क्या होगा फाइनली, देखो कि ये जो H है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को H प्लस की फॉर्म में कहाँ अटैक मारेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग के पास क्या बना, अब देखिए अगर हम इसी की बात करें तो HCOH बन गया हमारे पास, और 1 2 3 4 और ये 5 और ये CH2OH। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन की लिंकेज हो चुकी है, ये H है, ये हमारे पास OH H OH H H, और ये हो गया हमारे पास OH, और ये हो गया H। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये क्या हमारे पास क्लोज से। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 और 5 के बीच में जो लिंकेज है वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है ना। तो इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लूकोज में कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ से हमने पता लगाया कि ये क्लोज चेन हमने बना ली किसकी, ग्लूकोज की। तो ओपन चेन से किस तरह से हम क्लोज चेन में कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये मेथड है, उस वे में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि भाई ये कौन सी स्ट्रक्चर है, तो ये है फिशर प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन है ये, फिशर प्रोजेक्शन। मतलब फिशर एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट करने का एक तरीका बताया था। अब हम बात करेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन पे। हावर्थ प्रोजेक्शन क्या है उस पे बात करते हैं। देखिए तो एक तरह से हम इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं, कन्वर्ट क्लोज चेन of glucose into हावर्थ प्रोजेक्शन, या ऐसा भी बोल सकते हो आप, फिशर प्रोजेक्शन को किस में कन्वर्ट करो, हावर्थ प्रोजेक्शन में। तो देखो हम लोगों के पास स्टार्टिंग में ये हम लोगों ने अभी अभी बनाया 1 कार्बन 2 3 4 5 और ये CH2OH है हमारे पास। These 2 carbon are linked with oxygen here, OH H OH H OH, और यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या आया H। अब हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना है, हावर्थ प्रोजेक्शन में। तो हावर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 और रिंग के अंदर ये 5 तो कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हमें 6 मेंबर्ड रिंग प्रिपेयर करनी होगी। दिस वन इज द 6 मेंबर्ड रिंग। इसमें एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। ठीक है, एक जो है जैसे मान लो OH की बात करें, अबव द प्लेन है, H क्या है, बिलो द प्लेन है। तो एक सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको। देखो जो ये लेफ्ट में है ना, कहाँ पे है, लेफ्ट में, लेफ्ट वालों को लिफ्ट कर दो। क्या कर दो, लिफ्ट कर दो, ऊपर की तरफ लिफ्ट। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास H, और फिर क्या आएगा यहाँ पर भी H, और फिर क्या आएगा OH, और फिर क्या आएगा H। अब यहाँ तक रुक जाओ। अब देखो ये जो हम लेफ्ट मान रहे हैं इसका राइट है नहीं है ना,
तो इस वाले कार्बन पे कौन कौन सी चीज है, ये वाला कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। तो क्या करेंगे, जो बिगर ग्रुप है ना, रिपल्सन कम करने के लिए कहाँ चला जाता है, अबव द प्लेन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2OH अबव, और ये हो गया H। अब H यहाँ है तो नीचे क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात OH, OH यहाँ है तो क्या आएगा H, H है तो क्या आएगा OH, और H है तो यहाँ पर क्या आएगा OH। तो ये एक क्लोज चेन है किसकी, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का ये हो गया हावर्थ प्रोजेक्शन। अब मैं बात कर लेता हूँ और चीजों के ऊपर लेकर के। तो देखो, अगर फर्स्ट कार्बन का OH राइट साइड में है, फर्स्ट कार्बन का OH अगर राइट साइड में है, कहाँ पे है, राइट साइड में, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज। तो ये वाला जो क्लोज चेन है ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। ये क्या है, ये अल्फा ग्लूकोज। और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा ग्लूकोज ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो कन्फर्मर बना है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन और ये जो प्रोजेक्शन किया गया है, वो इसी स्ट्रक्चर के बेस पे किया गया है। समझ में आ रही बात ये। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब ये वाला जो OH है ना, अगर हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, राइट की बजाय कहाँ कर दिया, लेफ्ट में। अगर फर्स्ट वाले का OH लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में तो इसको बोलेंगे हम बीटा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा ये, बीटा ग्लूकोज। तो अगर यहाँ पर है, एक मिनट के लिए चलो हम लोग इसको चेंज करते हैं। आप लोगों ने अल्फा ग्लूकोज तो राइट डाउन कर ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं बीटा ग्लूकोज की। तो क्या किया हम लोगों ने, H और OH की कन्फर्मर को चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज करने पे क्या हुआ, यहाँ पर भी चेंजमेंट आ गया, ऊपर OH और नीचे क्या आ गया, H। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये वाली चीज कहाँ से बनी है, यहाँ से बनी है। ये क्या हमारे पास, अब ये हमारे पास है बीटा ग्लूकोज। तो बीटा और अल्फा में क्या डिफरेंस आपने आइडेंटिफाई किया, सिर्फ फर्स्ट कार्बन का OH। अगर हम बात करें तो फर्स्ट कार्बन का जो H है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर OH आ गया तो क्या हो जाएगा आपके पास अल्फा, और यहीं पर अगर क्या आ गया, H आ गया, तो क्या हो जाएगा ये बीटा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे फर्स्ट कार्बन में अगर OH राइट साइड में है तो वो अल्फा होगा, अगर लेफ्ट साइड में है तो क्या होगा, वो बीटा होगा। अब देखो, इसमें एक टर्म निकल के आती है, उस पर भी बात करता हूं मैं। एक टर्म होती है एनोमर और एक होती है एपीमर। एनोमर और एक होती है एपीमर। ठीक है, तो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है उस पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं एनोमर को लेकर के चल रहा हूं। अगर कोई भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, उसकी अगर फर्स्ट पोजीशन पे, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे कन्फर्मर चेंज है, चेंज कॉन्फ़िगरेशन एट C1 कार्बन, इस पे C1 कार्बन पे, तो वो क्या होगा हमारे पास एनोमर। एग्जाम्पल देखो, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंट है, सिर्फ C1 कार्बन पे, क्योंकि इसका OH कहाँ पे होगा, राइट में, और इसका OH कहाँ पे होगा, लेफ्ट में। तो ये दोनों के दोनों किससे डिफरेंट है, सिर्फ C1 से। तो ये दोनों आपस में क्या है, एनोमर। क्या है ये, एनोमर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एपीमर पे। तो एपीमर में कुछ भी नहीं है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एक्सेप्ट C1 पोजीशन। मतलब C1 पोजीशन को छोड़ करके बाकी कहीं पर भी इसका कन्फर्मेशन डिफरेंट हो। ठीक है, या कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो। देखो, तो अब क्या बात करेंगे एपीमर में, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, COH H, सेकेंड कार्बन थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये CH2OH है। यहाँ पर हमारे पास OH H OH, और ये हमारे पास एक तरह से बाइंडेड फॉर्म है, क्लोज चेन है। ठीक है, ये तो है आपके पास अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अब मैंने इसको बिल्कुल सेम लिखा, और मैंने आपको बताया भी था, अभी हमने ग्लूकोज फैमिली के बारे में या जो डी फैमिली के बारे में स्टडी किया था। तो आप ऐसा जो उतार लो इनका,
फिर आपसे डिस्कस करते हैं कि भाई कहाँ पर चेंजमेंट हमें करना है। ठीक है, ये एस सच हमने राइट डाउन कर लिया। अब जो ग्लैक्टोज होता है ना, ग्लैक्टोज वो ग्लूकोज के सिर्फ 4th पोजीशन पे चेंजमेंट होगा। 1 2 3 4 पे चेंजमेंट कर दो, यहाँ पर तो H कर दो और यहाँ क्या कर दो OH। अब ये क्या बन गया, ग्लैक्टोज। अब आप देखो कि यहाँ पर C1 पोजीशन पे तो कोई चेंजमेंट नहीं है, C1 के अलावा किसी भी पोजीशन पे चेंजमेंट हो तो वो क्या होगा, एपीमर। क्या होगा, एपीमर। तो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ही ग्लैक्टोज दोनों आपस में क्या है, एपीमर। क्या है, एपीमर। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर में डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर करेंगे। थैंक यू।